अगर भारत को एक शरीर माने तो इसका दिल कहाँ धड़कता है? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम उसी जगह का एक छोटा सा सफर करते हैं जिसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश। हम इसकी बुनियाद से लेकर हजारों साल पुरानी कला और घने जंगलों की कहानियों तक सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान से, एक ऐसा नाम जो इसकी पूरी कहानी बयां करता है। जी हाँ, भारत का हृदय स्थल। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अगर भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो ये राज्य सचमुच देश के ठीक बीच में है। यही वजह है कि सदियों से यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ, साम्राज्य और विचार आकर मिलते रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रदेश जो आज भारत के केंद्र में है, ये अस्तित्व में आया कैसे? चलिए जरा इतिहास में चलते हैं और इसकी बुनियाद को देखते हैं। तारीख थी 1 नवंबर 1956। वो एक ऐसा दौर था जब आज़ाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को एक नया आकार दिया जा रहा था, और इसी ऐतिहासिक प्रोसेस के तहत मध्य प्रदेश ने अपने आज के स्वरूप में जन्म लिया। और इस नए राज्य का प्रशासनिक केंद्र यानी राजधानी बनाने के लिए चुना गया भोपाल को। इस शहर को झीलों की नगरी भी कहते हैं, और ये आज भी अपनी नवाबी शान और मॉडर्न प्लानिंग के गजब के मेल के लिए जाना जाता है। और इस इतने विशाल नए नवेले राज्य को चलाने की पहली जिम्मेदारी मिली श्री कैलाश नाथ काटजू को। जरा सोचकर देखिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, कई अलग अलग रियासतों और इलाकों को मिलाकर एक प्रदेश को एक धागे में पिरोना। तो आज यह प्रदेश कितना बड़ा है और यहाँ का कामकाज कैसे चलता है, चलिए इसके पैमाने और प्रशासन पर एक नज़र डालते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा राज्य सिर्फ एक राजधानी से तो चल नहीं सकता, इसीलिए इसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए 10 हिस्सों में बांटा गया है। ये है 10 प्रशासनिक संभाग, या जिन्हें डिविजन्स भी कहते हैं, और हर संभाग में कई जिले आते हैं ताकि शासन जमीनी स्तर तक पहुंच सके। और अगर हम सिर्फ एक जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, इतना बड़ा कि कई छोटे छोटे देश इसमें आराम से समा जाएं। इससे मध्य प्रदेश की विशालता का सही अंदाजा लगता है। लेकिन किसी भी जगह की असली आत्मा तो उसके भूगोल में नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी भाषा और उनकी सदियों पुरानी विरासत में बसती है। तो चलिए अब मध्य प्रदेश की इसी आत्मा से मिलते हैं। यहाँ की हवा में जो भाषा सबसे ज्यादा गूंजती है वो है हिंदी। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि यही भाषा इस प्रदेश को उस बड़े हिंदी हार्टलैंड का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाती है जो उत्तर और मध्य भारत की सांस्कृतिक पहचान है। पर यहाँ की कहानी सिर्फ कुछ 100 साल पुरानी नहीं है। क्या कोई सोच सकता है कि इसी धरती पर हमें इंसान की कला के वो निशान मिलते हैं जो हजारों बल्कि दसियों हजार साल पुराने हैं? वो कौन सी जगह है? जवाब है भीमबेटका की गुफाएं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन चट्टानों पर उकेरे गए चित्र हमारे पूर्वजों की डायरी जैसे हैं। इनमें शिकार के सीन हैं, लोग साथ में नाच रहे हैं और जानवरों की तस्वीरें हैं। ये हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाते हैं जब इंसान और प्रकृति के बीच कोई दीवार नहीं थी। सच में ये तो टाइम में पीछे जाने जैसा है। और मजे की बात यह है कि जिन जानवरों को हजारों साल पहले भीमबेटका की दीवारों पर बनाया गया था, उनके वंशज आज भी मध्य प्रदेश के घने जंगलों में रहते हैं। चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव में प्रदेश की इसी कुदरती धरोहर से मिलते हैं। जब यहाँ के वन्यजीवों की बात होती है तो एक तरफ है राज्य का गौरव बारासिंघा, और दूसरी तरफ है उसका सबसे महफूज घर कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये भारत के सबसे सफल कंजर्वेशन यानी संरक्षण कार्यक्रमों में से एक की कहानी है, जिसने बारासिंघा को विलुप्त होने से बचाया था। तो हमारे इस छोटे से सफर का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। अपनी भौगोलिक स्थिति से लेकर इतिहास की गहराइयों और कुदरत के अनमोल खजानों तक, मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे भारत की विविधता का एक जीता जागता आईना है। तो यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए। इन बुनियादी फैक्ट्स के अलावा मध्य प्रदेश की ऐसी और कौन सी कहानियां हैं जो सुने जाने का इंतजार कर रही हैं? शायद यहाँ के त्योहारों का संगीत, यहाँ के खानों का जायका, या फिर यहाँ के लोगों की कोई अनसुनी दास्तान। सोचने के लिए बहुत कुछ है।